नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। यूपी चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:30 बजे रखा है मुलाकात का समय। आपको बता दें, पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का समय रखा है करीब दोपहर में 12:30 बजे। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जानना चाहेंगे कि आज एक बड़ा, हम कह सकते हैं, घटनाक्रम यहां पर घटित हो रहा है। हालांकि इस बारे में पहले से पता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है, और वो भी जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद में। और अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर भी राजनीतिक हलकों में काफी चर्चाएं हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? उमंग, भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है, उसके अनुशासन की लाठी एक बार फिर भारी पड़ी है। और उत्तर प्रदेश को लेकर के आरएसएस ने जो अपनी बैठकें लगातार करी हैं, जो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है, उसको लेकर के अब सारी चीजें सामने आने लगी हैं। और कल की बात करें, जिस तरीके से मुलाकात उन्होंने अमित शाह से करी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जिस तरीके से बाहर निकलते हैं और उनके वो फोटो ट्वीट करते हैं, तो वो जो एक आत्मविश्वास होता है वो झलकता दिखाई दिया उनपे कि मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक चला। और जैसा कि सूत्रों ने बताया कि सबका साथ और सबका विश्वास का मंत्र जो है वो अमित शाह ने योगी को दिया है कि सबको साथ लेकर के चलना है। अब आपको मैं बता दूं कि जब पहली बार इस तरह की चर्चा शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश से और गवर्नर से योगी आदित्यनाथ मिलने गए थे, तो उन्होंने साफ तौर पे अपनी इच्छा जता दी थी कि किसी भी तरीके का परिवर्तन वो उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं चाहते हैं, न संगठन में और न सरकार में। वो अपनी पुरानी टीम के साथ ही मैदान में डटना चाहते हैं। हालांकि उन पर जो भी आरोप लगाए गए थे, तो एक बड़ा आरोप था कि कोरोना मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं किया गया था। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए रातों रात व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती थी। और ये भी देखा गया उत्तर प्रदेश में एक धड़ ऐसा है जो मुख्यमंत्री से नाराज था। उसमें कुछ विधायक और मंत्री भी थे, तो उन्होंने ही एक इस तरीके का कयास और इस तरह का रूमर उठाया कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, ए.के. शर्मा उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे, या जितिन प्रसाद को भी बड़ा पद मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे कल की मीटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि कोई भी बड़ा डिसीजन प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसा नहीं आएगा जो मुख्यमंत्री को बिना आत्मविश्वास में लिए कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि आरएसएस ने जो मंथन किया है और जो लाठी चली है उसकी भारतीय जनता पार्टी पर, और जो अनुशासन का पाठ पढ़ाया, उसमें साफ साफ कहा गया था कि बिना मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और सही बात है, बिना मुख्यमंत्री को बताए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से जब मिलते हैं, और जैसा कि आपने भी कहा कि बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है, और आरएसएस और बीजेपी को अगर हम मिलाकर देखें तो अनुशासन यहां पर बेहद जरूरी माना जाता है। और इसी अनुशासन के बीच में जब अटकलों का बाजार इस प्रकार से गर्म होता है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर शायद चेहरा चेंज हो जाए, या फिर एक और साथ ही साथ न सिर्फ आने वाले चुनाव बल्कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें लेकर भी तमाम चीजें यहां पर सामने आई। बीते दिनों काफी कुछ परिवर्तन और काफी कुछ बैठकों का दौर हमने देखा। उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में भी कई सारी बैठकें यहां पर आयोजित हुई। और उसके ऊपर आज का दिन चंद्रसेन जी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, हालांकि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया जाता है, और ऐसे में दिल्ली आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मीटिंग लगातार पीएम मोदी के साथ होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होनी है। तो इन तमाम राजनीतिक चीजों को अगर जोड़ कर देंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? उमंग, एक बात बिल्कुल साफ तौर पर मैं कह दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि संघ के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जल्द ही राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश से आ रहा है, तो जो सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि अरविंद कुमार शर्मा भाजपा में नए नवेले केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है जितिन प्रसाद जिस तरीके से आते हैं और कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो ये देखा जाए तो कांग्रेस में जितनी युवा पीढ़ी है उनका पलायन हुआ है। वो सिंधिया की बात करें, अदिति सिंह की बात करें,
या जितिन प्रसाद की बात करें, ऐसे कई युवा नेता हैं जो कांग्रेस से भाजपा की ओर आए हैं। और कई ये भी एक आरोप लगाया जाता है कि जो भी इस तरह के नए नेता कांग्रेस से आए उनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, लेकिन इसी सवाल का जवाब मिलेगा और उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद को अच्छा ओहदा दिया जाएगा और अच्छा पद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात चंद्रसेन जी यहाँ पर ये देखने वाली है कि जितिन प्रसाद जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, अनुप्रिया पटेल और तमाम जो बीजेपी के पुराने साथी हैं, भले केंद्र में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, उन तमाम लोगों को भी साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं चाहती। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, केंद्र किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ 8 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे समय में जो भी विपक्ष के आरोप होंगे, ढेर सारे आरोपों का पुलिंदा लेके विपक्ष सामने खड़ा हुआ है, उसके जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देने होंगे। कोरोना मैनेजमेंट को अगर हटा दिया जाए तो इसके अलावा कोई भी इतना बड़ा आरोप भाजपा के ऊपर नहीं लगेगा या विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कभी कोई मुद्दा नहीं रहा इन 5 सालों में कि वो चलती हुई सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगा सके। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे मिल जाते हैं जो पार्टी के अंदर से उभरते हैं और पार्टी के अंदर अनबन दिखाई देती है। कुछ मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री से नाराज होते दिखाई देते हैं और इस तरह की खबर भी चलती है कि जो सोशल मीडिया पे उनकी लोकप्रियता है वो पेड है, 2 रुपए के ट्वीट को लेकर के है। तो इस तरीके का मुद्दा जब मिलता है वो अंदरघात से ही अंदरघात दिखाई देता है और इसी को लेकर के विपक्ष को बल मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसी बात को लेकर ट्वीट किया था। तो विपक्ष के पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका पुलिंदा तैयार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। इसी चीजों को मैनेज करने के लिए केंद्र में जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश सरकार में आता है, वो संगठन से बात करता है, वो मुख्यमंत्री से बात करता है, दोनों उप मुख्यमंत्री से बात करता है और 1 to 1 कई मंत्रियों से करने के बाद आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ उनका मंथन होता है और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो टिकट का वितरण होगा आने वाले समय में वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा कि जहां से जो विधायक जीत के आते हैं वो क्षेत्र में कितने समय तक रहे, उनकी लोकप्रियता का आलम क्या रहा है और कितना वो एक्टिव रहे, उनकी इमेज कैसी है। क्योंकि कई बार उमंग देखा गया है कि जो सांसद और विधायक हैं उनमें आपस में पटरी नहीं खाई है, मंत्री और विधायकों में पटरी नहीं खाई है, जिसका खामियाजा सोशल मीडिया के अलावा मीडिया पे भी देखने को मिला है कि किस तरीके से अंदरघात में इन लोगों ने किया है। तो जब अंदर इनको सबसे पहली बात है जब मीटिंग हुई तो उसमें ये कहा गया था कि आपस में तालमेल कैसा है और ऐसा क्या है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि खराब हुई है और ऐसे हमें कौन से काम करने हैं ये लेकर के जनता के बीच में जाइए जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि और मजबूत हो, बूथ स्तर तक। बिल्कुल चंद्रसेन जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, हालांकि न्यूज इंडिया उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी खबर यह आ रही है कि जितिन प्रसाद बहुत जल्द योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? जी देखिए, मैंने अभी बताया कि जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री के जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का उसमें शामिल होंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि ये बात बहुत गंभीरता से ली जा रही है कि जिस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगता है कि जो युवा नेता दूसरी पार्टी से आते हैं, वो कांग्रेस या किसी भी पार्टी से, उनको जिम्मेदारी वाला पद नहीं मिलता या वो ओहदा नहीं मिलता। इसी का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और जितिन प्रसाद एक बड़ा नाम है युवाओं में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। अब इनके पिताजी से इनको राजनीति विरासत में मिली है, उनका भी बहुत बड़ा नाम था जितिन प्रसाद का। तो उन्हीं सब चीजों के लेके एक नई टीम का गठन हो रहा है। बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं होंगे, लेकिन जितिन प्रसाद को इनको एक जिम्मेदारी मिलेगी और जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें एक अहम रोल में ये दिखाई देंगे। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं सियासी हलचलें राजधानी दिल्ली में बढ़ चुकी हैं और इसीलिए रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। प्रशांत हमारे साथ में लगातार बने हुए ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली के। प्रशांत, जानना चाहेंगे, दिल्ली इस समय तमाम राजनीतिक हलचलों का केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच चुके हैं, एक हाई लेवल मीटिंग वहां पर हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, विधानसभा चुनावों को लेकर बात यहां पर की जाएगी, कोरोना काल में किस प्रकार से मैनेजमेंट हुआ है उसके बारे में बात की जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव है और एक बार पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी आलोचना झेल चुकी है कोविड मैनेजमेंट को लेकर। ऐसे ही सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश को कोरोना फ्री करने को लेकर है ताकि चुनाव निर्बाध रूप से आए और बीजेपी को पहले जैसी आलोचना का सामना ना करना पड़े। प्रशांत, क्या कहना चाहेंगे? जी उमंग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब यूपी में चुनाव मैनेजमेंट की अभी से भाजपा जुट गई है। मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ अभी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, बैठक चल रही है और उसके तुरंत बाद वहां से निकलते ही वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाएंगे और उनके साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और ये जो दौरा है इसके बाद
जो मंत्रिमंडल में परिवर्तन होना है, यूपी में फेरबदल होना है, उसकी एक तस्वीर सामने आएगी। और जो दिल्ली में जो चर्चाएं चल रही हैं, भाजपा के सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार AK शर्मा जो IAS रहे हैं, उनको मंत्री पद मिलना तय हो चुका है। पहले नाम चल रहा था कि उन्हें डिप्टी CM बनाया जाएगा या कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा, लेकिन लगातार मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ अपनी पैरवी करते रहे। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार को भी आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें मंत्री पद मिलना तय हो गया है। वहीं जितिन प्रसाद है, उनका नाम भी तय किया जा रहा है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। वहीं मैं आपको बताऊं कि ओम प्रकाश राजभर अपना दल S और निषाद पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका नाम भी आ रहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कह दिया है कि भाजपा डूबती हुई नैया है, जिसके रथ पर हम सवार नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें जब CM बनना होता है तो ही पिछड़ों की याद आती है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनका यहाँ रोल नहीं रहेगा। वहीं एक और वहां की यूपी की लीडर है अनुप्रिया पटेल, उनके पति का नाम है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। जी उमंग। जी बिल्कुल प्रशांत, अब खैर देखने वाली बात ये होगी कि प्रधान, जैसे कि अभी आपने भी बताया, डॉक्टर चंद्रसेन भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है, उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। समय करीब 12:30 का बताया जा रहा है। फिर देखने वाली बात है कि क्या कुछ यहाँ से निकल कर आता है और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार होती है। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ है और साथ ही साथ आने वाली तीसरी लहर और आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के समय क्या कोरोना के खतरे को पूरी तरीके से दूर किया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। मीटिंग अभी चल रही है, प्रधानमंत्री आवास पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 20 से भी ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा मानसून। भारी बारिश के चलते शहर में कई जगह जल भराव की समस्या। कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश के 20 से भी ज्यादा जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश के चलते शहर में कई जगह जल भराव की समस्या। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। तो ये बड़ी खबर रायबरेली से। अस्पताल प्रशासन की अंधेर गर्दी मरीजों पर पड़ सकती है भारी। टॉर्च की रोशनी में लगाए गए कोविड के टीके। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां संभल पुलिस की फेसबुक आईडी हैक हो गई है, जिसके चलते पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि फेसबुक आईडी हैक करने के बाद लोगों से मैसेज करके रकम मांगी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ SP संभल चक्रेश मिश्रा ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। तो वहीं फेसबुक हैकर्स ने कई नामी गिरामी लोगों को रकम मांगने के मैसेज भी भेजे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय संभल से आ रही है, जहां पर पुलिस विभाग की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है और साथ ही साथ कई बड़े लोगों को रकम मांगने की शिकायत उस आईडी से की जा रही है। हालांकि PRO सेल के नाम से यह फेसबुक की आईडी है, जिसे हैक कर लिया गया। आईडी हैक करने के बाद लोगों से रुपए मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि SP ने इस पूरे मामले के बारे में जांच के आदेश दे दिए और उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस हैकर को पकड़ा जाएगा और पुलिस की इस फेसबुक आईडी को, PRO सेल के नाम से जो ये फेसबुक आईडी है, उसे इन हैकर्स के चंगुल से मुक्त करा लिया जाएगा।
सेल संभल नाम से पुलिस विभाग की ये फेसबुक आईडी है, जहां पर पैसे मांगे जा रहे हैं जो भी लोग उस फेसबुक आईडी में जुड़े हुए हैं। और न सिर्फ आम आदमी बल्कि कई खास लोगों को भी इस प्रकार के मैसेज इस फेसबुक आईडी से किए जा रहे हैं। हालांकि एसपी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश पारित कर दिए हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संभल से हमारे संवाददाता सनी गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सनी, जानना चाहेंगे, पुलिस विभाग की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है, लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस खबर पर है और कहां तक पुलिस की कार्रवाई पहुंची है? सनी जी उमंग, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा की पीआरओ सेल संभल से जुड़ा है। यहाँ संभल में आपराधिक तत्वों के लोगों ने पीआरओ सेल संभल की डुप्लीकेट के लोन बना करके लोगों से पैसे मांगने का काम किया है। लोगों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, उसके बाद लोगों से बातचीत की गई। बातचीत करते करते ही आपराधिक तत्वों के लोगों ने किसी से 15,000 तो किसी से 20,000 रुपए की डिमांड की। इसकी जानकारी जैसे पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा और साइबर सेल को मिली तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने दे दिए हैं। और साथ ही साथ एक अपील लोगों से की गई है कि सूचित किया जाता है कि संभल की फेसबुक आईडी पीआरओ सेल संभल का आपराधिक तत्वों द्वारा डुप्लीकेट लोन बना लिया गया है। किसी के बहकावे में ना आए और किसी तरीके की पैसों की मदद ना की जाए। संभल पुलिस के द्वारा किसी तरीके के रुपयों की डिमांड नहीं की गई है। जी बिल्कुल सर, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। जहां हरदोई की अनाज मंडी में जहां गेहूं की आवक ने तेजी पकड़ी है, तो वहीं प्रशासन के पुख्ता प्रबंधों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। आंशिक बारिश से ही खुले आसमान के नीचे पड़ा गेहूं भीग गया है और गेहूं भीगने के मामले में प्रशासन सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर बचाव कर रहा है। तो वहीं मंडी में गेहूं के उठान में भी देरी की जा रही है और तेजी से उठान न होने के कारण मंडी गेहूं से अट चुकी है। एसडीएम का कहना है कि खरीद का एक एक दाना सुरक्षित गोदामों तक पहुंचेगा और कहीं कहीं जमीन नीचे होने के कारण आंशिक रूप से बोरियों तक पानी पहुंचा है। मंडी में जहां पर गेहूं ऊंचाई पर रखा हुआ था उसके नीचे थोड़ा ढलान था और ढलान तक पानी पहुंचा था और गेहूं नुकसान नहीं हुआ है, सब गेहूं सुरक्षित है और सभी प्रभारियों से हम लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं और एक एक दाना जो किसानों से क्रय किया गया है वो एफसीआई को सुरक्षित ढंग से पहुंचाया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में रमाला थाना क्षेत्र के जीवाना गांव में दबंगों ने दलित किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जबकि किसान के घर कोहराम मच गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात को अंजाम खेत में मेड़ के घासफूस को लेकर हुआ है। वारदात को अंजाम देने का आरोप बाप बेटे पर लगा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। क्या हुआ बेटा? डोल के जगह में क्या हुआ? डोल के चक्कर में डोल थी ना, नु कहता तू गिरेगा कुमाड़ा। हाँ। तू गिरेगा और वो नु कहता रैप्टर लग तू सामने दर्द में लग जा। मैं बहुत दूर लोग का पहुंचा। फिर आज क्या हुआ? फिर नु कहना दो बदमाश आए जी, पापा नाजी खाट पे गिरे थे। पापा जी नाजी खाट पे गिरे थे, मारने दो बदमाश आए। नु कहते वो कुर्ता पजामा पहने थे, फोन करा था, फिर उनके देना। कौन गोलीबारी के? रणधीर नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें राजकुमार और राजकुमार के बेटे विशु के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम किया गया है। मुख्य अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की वजह दोनों पक्षों के बीच में मेड़ पर घास काटने के हुए विवाद बताया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।